फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर उसकी फिक्स रेडियस और उसकी एक फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसी हॉलो स्फीयर के एक हिस्से को काट के बनाए जाते हैं और इससे हमें पता है कि उसका जो सेंटर होता है और सेंटर से उसके कोने तक उसकी जो रेडियस होती है वो एक फिक्स होती है, राइट। तो उस फिक्स रेडियस और उस फोकल लेंथ के बीच का कोई ना कोई फिक्स रिलेशन भी होगा। तो वो रिलेशन क्या है, उसी रिलेशन को आज हम लोग पता करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हमारे सामने एक कॉन्केव मिरर यानी कि एक अवतल दर्पण पड़ा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि उसका एक सेंटर है, उसका एक पोल है, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। और एक प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं जो यहाँ से इन्फिनिटी से शुरू होता है और इस तरफ इस इन्फिनिटी पे जाकर के ख़त्म हो जाता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक रे है, एक लाइट रे है जो कि T पॉइंट से निकलती है और जाके इस मिरर के इस कोने इस पॉइंट पर जाकर के टकरा जाती है और इस पॉइंट को आप मान लीजिए L। अब चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो जाकर के जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। और उस फोकस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ। ये भी हमें मालूम है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से एक फिनोमिना तैयार हो गया, ठीक है। हमें पता चल गया कि रेडियस है, फोकल लेंथ है, इन दोनों के बीच का हमें पता करना है रिलेशन। उसके लिए हम लोग थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं हमें पता है, दो लॉज होते हैं। पहला होता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू में रिफ्लेक्टेड एंगल, और दूसरा होता है कि जो नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे होती है। हमें पता है कि जो TL है वो क्या है, वो एक इंसिडेंट रे है, और ये जो LF है ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमें इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, जो कि जाकर के सीधा C पे मिलेगा। अब ये C पे क्यों मिला है, क्योंकि हमें पता है किसी भी सर्कल पे अगर हमें परपेंडिकुलर डालना होता है तो किसी भी पॉइंट से हमें जाना पड़ता है उसके सेंटर के ऊपर। तो यहाँ से सेंटर से होकर के जो निकलेगा वो इसका नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और ये इससे दो हिस्सों में बांटेगा, दो एंगल्स में बांटेगा। पहला होगा इंसिडेंट एंगल और दूसरा होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे हमें दो जो लॉज हैं वो क्लियर हो गए कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो TL रे है ये CP यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे एक तरीके से Z बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। अब ये एंगल I है यानी कि TL और C, ये TLC एंगल I है, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल LCF ये भी I होना चाहिए ना। कैसे, हमें पता है यहाँ पे Z बन रहा है समांतर चतुर्भुज से, हमें मालूम है कि ये दोनों एंगल दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये I के बराबर हो गया। चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जो एंगल FLC है ये भी I के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि I और R बराबर हैं रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे FLC को भी हम लोग I के बराबर लिखेंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा ट्रायंगल है CFL वाला, ट्रायंगल CFL, इसके जो दो एंगल्स हैं, पहला एंगल है LFC और दूसरा एंगल है FLC, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। विच मीन्स ये कौन सा त्रिभुज हो गया है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल बराबर होते हैं, उसकी दो साइड्स भी बराबर होती है, दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि इसकी ये दोनों की दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। CF इज इक्वल्स टू में FL। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये दोनों की दोनों साइड्स हमारी बराबर हो जाती हैं। अब देखिए, ये जो मेरी TL रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, अगर इसे मैं यहाँ से नीचे लाता जाऊँगा तो क्या होगा, ये नीचे आएगी, एंगल घटता जाएगा। ये जो मेरी FL है ये जाकर के मिल जाएगी FP के अंदर, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान में देनी है। वापस बता रहा हूँ कि TL जो रे है वो यहाँ पे पड़ रही है आकर के, ये थोड़ा नीचे आ गई, तो ये भी झुकता जाएगा ना, अंदर घुसता जाएगा ना, राइट। तो इसका मतलब ये जो FL है एक बार के लिए क्या हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इस लाइन को सीधे पैरेलल एक्सिस पे ले आऊँ तब बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी CF और FL बराबर थी तो CF FP के बराबर भी हो जाएगी। भाई CF और FL बराबर थी और अभी जो FL है ये FP के ऊपर आ गई, तो उसका मतलब CF और FP की वैल्यू भी इक्वल हो गई, ठीक है। तो CF इज इक्वल्स टू में FP, और FP की वैल्यू क्या है, स्मॉल f है, फोकल लेंथ है, हमें पता है। और हम क्या लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू में CP, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से पोल तक की जो दूरी होगी वो उसकी रेडियस होगी। और CP को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांट दें, यानी कि पहला जो हिस्सा होगा वो हमारा होगा CF और दूसरा होगा FP। अब FP की वैल्यू F है और CF की वैल्यू भी F ही होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू में CF प्लस FP।
और सी एफ और एफ पी की जगह लिखेंगे एफ स्मॉल एफ, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू में स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, तो इसका मतलब हो गया आर इज इक्वल्स टू में 2f, and this is called the relationship between radius and the focal length of a spherical mirror। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और फोकस पॉइंट पे जाकर के मिलती है, तो उसकी जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की दुगनी होगी। दैट इज़ द रिलेशन। ये आपको हर जगह काम आएगा, स्फेरिकल मिरर में काम आएगा, आपको लेंसेस में काम आएगा कि रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, वो फोकस दूरी की दुगनी होगी। हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब इसी चीज़ को अगर आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे या फिर मिरर इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो आप आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ज्योमेट्रिकल। इसमें चीज़ कुछ भी नहीं थी, पहले हम लोगों ने बस एंगल्स बराबर किए हैं, फिर वो ट्रायंगल देखा है, यहाँ पे टोटल ज्योमेट्री का यूज़ किया, टोटल मैथमेटिक्स का यूज़ किया, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है इसे समझाने में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।